आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में वेक्टर। और वेक्टर का हमारा लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर उसके बाद ही समझ में आएगा। क्लियर? अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, एक एक चीज लिखा करो। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक डील कर लिया था कि अगर दो वेक्टर हैं F1 एंड F2 और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स दिया जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और अगर मैं कह दूं कि इनका रिजल्टेंट यहां पर है, नेट फोर्स यहां लग रहा है और ये एंगल अल्फा है, तो जहां से अल्फा एंगल पूछा है उसको छोड़िए, दूसरे वाले का साइन थीटा अपॉन दूसरे वाले का कॉस थीटा प्लस पहला वाला। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां से अगर एंगल पूछ लेता तो बीटा निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो आप सिंपल कि थीटा में से अल्फा माइनस कर दो। इनकेस आप फॉर्मूला ही चाहते हैं तो tan बीटा जहां से पूछा है उसको छोड़िए, दूसरे वाले का साइन थीटा अपॉन दूसरे वाले का कॉस थीटा प्लस पहला वाला। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर कुछ केसेस करते हैं। जैसे इफ थीटा इज 0, अगर दोनों एंगल के दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, यानी कि F1 इधर लग रहा है F2 इधर लग रहा है, मैं कह दूं 3 न्यूटन से कोई मुझे इधर खींच रहा है, 2 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है, तो मेरे पे टोटल फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। कितना? कि 5 न्यूटन। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा F1 प्लस F2। इन केस थीटा 180 डिग्री है, मतलब एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है 180 डिग्री पे, यानी कि मैंने इधर की तरफ देखा 10 न्यूटन, इधर देखा 2 न्यूटन, तो मैं किधर जाऊंगा? इधर जाऊंगा। कितने से? 8 न्यूटन से। तो इसके लिए हम F नेट निकालते हैं F1 माइनस F2, और अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। अब है स्पेशल 90 डिग्री, इसको समझ लीजिए। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। आइए, अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पर लगते हैं तब क्या होता है? तो F नेट अगर आप निकालेंगे, मैंने माना यहां से अल्फा एंगल था, तो F नेट निकालेंगे तो आप देखो दो तरीके समझ सकते हैं। इसको उठा करके यहां पर रख दीजिए, F1, तो ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि इसको जब आप इसके हेड से मिलाएंगे तो यही नेट फोर्स आएगा। सोचो, अगर मैं कहता हूं ये 3 है, ये 4 है, तो निसंदेह ये 5 होगा, यानी कि पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। इवन आप जो हमने फॉर्मूला देखा था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इसमें भी थीटा की वैल्यू 90 रख सकते हैं, तो नेट फोर्स आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट, यानी कि पाइथागोरस से निकल जाएगा। क्लियर? अब मैं कह दूं मुझे F2 से चाहिए कितने एंगल पर आया, जरूरी नहीं है कि बेटा ये बीच में ही जाए, 45 पर जाए। 45 पर तब जाएगा जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो tan अल्फा निकालना है, तो दूसरे वाले का साइन थीटा अपॉन दूसरे वाले का कॉस थीटा प्लस पहला वाला। जब थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रख देंगे तो साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया F1 अपॉन F2, यानी कि दूसरा अपॉन पहला। सिमिलरली मैं यहां से बीटा निकालना चाहूं तो एक तरीका तो यह है कि बीटा को आप 90 माइनस अल्फा से निकाल दीजिए, लेकिन वेक्टर से निकालना चाहते हैं तो सिमिलरली आपको वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा F2 साइन थीटा अपॉन F2 cos थीटा प्लस पहला वाला। अगेन ये 1 ये 0, तो tan बीटा फिर से आ जाएगा दूसरा वाला अपॉन पहला वाला। तो ये याद रखिए, 90 डिग्री पर जब आएगा तो ये दो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। लिख लीजिए इसको। जरा सोचो, अगर ये F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाए, तो मतलब ये भी F हो जाए, ये भी F हो जाए, उस केस में अगर ये थीटा है तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो बिल्कुल बीच में से जाएगा। एक तो ये बात तय होगी, इसलिए थीटा निकालने की जरूरत खत्म हो जाती है। मुझे पता है थीटा बाई 2 पे जाएगा।
बट एफ नेट कैसे निकलता है, इसके लिए स्पेशल केस हमारे पास डील करना पड़ेगा। वैसे वही है सबका दाता राम, एफ नेट तो यही से निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप इसको देखें तो 2f स्क्वायर cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2f स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा रूट में 4f स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके पास आएगी ट्रिगो से, मैथ से, और जिसके पास मैथ नहीं है वो इसको याद कर सकता है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 को बाहर ले लीजिए, एफ स्क्वायर को बाहर ले लीजिए और इसको बाहर ले लीजिए, ये आ गया नेट फोर्स। कब लगता है ये, जब दोनों फोर्स इक्वल हो, अदरवाइज मत लगाना। ठीक है, और कितने एंगल पे जाएगा, एट थीटा बाय 2। किसी इस फॉर्मूले की क्या जरूरत है, हमारे पास ये तो सही है सर, बट अगर मैं यहां पर 120 डिग्री दे दूंगा तो यहां पे आपको cos 120 रखना पड़ेगा, cos 120 निकालना पड़ जाता है कभी कभी, किसी को याद नहीं होता, क्योंकि हमें जनरली 0 से 90 तक की 30, 45, 60 और 90 यही वैल्यू पता होती है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब इसमें भी देख लीजिए, अगर इनके बीच का थीटा जो है वो 120 डिग्री एंगल है, तो यहां पर 120 रखिए, 120 का हाफ हो गया cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो नेट फोर्स आएगा आपके पास F। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो सर उससे कर ले F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट, हाँ उससे भी कर लो, चाहो तो आप इससे कर लो। 90 का आधा 45, cos 45 1/√2, 2/√2, ये हो गया √2f। और अगर ये थीटा 60 डिग्री हो गया तब, तो 60 का आधा किसे इससे कर ले, इसी से भी कर लो बेटा, बट दोनों फोर्सेस बराबर है तो इससे इजीली निकल जाता है। आपको वो चाहिए कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर से करे तो उससे भी करके देखना, आ जाएगा आंसर। ओके, 60 का हाफ हो गया 30, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो F नेट आ गया √3f। और कितने पर जाएगा, ये जाएगा 120 है तो इसका रिजल्टेंट जाएगा एट 60 डिग्री, ये जाएगा एट 90 डिग्री, ये जाएगा एट 30 डिग्री। तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर मैं सिंपली कह दूं कि बताइए 3 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स 120 डिग्री पे लग रहा है, तो बताइए नेट फोर्स कितना है, आंसर है 3 न्यूटन, खत्म। मैं कहता हूं कि यार अगर ये 90 डिग्री पे लग रहा है तो कितना है, आंसर है √2 टाइम्स ऑफ 3 न्यूटन। अगर ये 60 डिग्री पे लग रहा है तब क्या होगा, तो आप बोल देंगे √3 टाइम्स ऑफ 3 न्यूटन, खत्म। सिर्फ डायरेक्ट याद होना चाहिए, बार बार निकालेंगे नहीं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए। इफ रिजल्टेंट ऑफ two unit vectors, if resultant of 2 unit vectors is a unit vector, what is the angle between the unit vectors? टंग ट्विस्टर हो गया। If resultant of 2 unit vectors is a unit vector, then what is the angle between the unit vectors? Hurry up, do it। और फिर मुझे बताइए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और बताइए। आइए, कहता है 2 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैंने मान लिया 1 न्यूटन का है, अगर 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट भी 1 न्यूटन आ रहा है। ऐसा कब होता है, जब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। या फिर आप देख सकते हैं कि एफ नेट जो होता है वो होता है 2f cos थीटा बाई 2। सिंस एफ नेट इज ए यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1, और जो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 यूनिट वेक्टर लग रहे हैं, उनके भी मैग्नीट्यूड 1 और cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 cos थीटा बाई 2। और cos इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री है ना,
1/2 है तो cos 60 1/2 होता है, तो थीटा कितना हो गया 120 डिग्री विल बी द आंसर। लिख लीजिए इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो चीजें और समझिए। कोई वेक्टर है ए वेक्टर 3i कैप 4j कैप। आप मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड इसकी डायरेक्शन बताइए फ्रॉम 4 न्यूटन फोर्स। हरी अप, डू इट। स्क्रीन को पॉज करके चलिए। तो मुझे पूछा इसका मैग्नीट्यूड, मुझे पता है इसको मैं समझ सकता हूं 3i कैप इधर है 4j कैप इधर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है। जब दो वेक्टर होते हैं इसका नेट वेक्टर यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप होगा, और जब मुझे पता है कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो इसका जो नेट वेक्टर निकलता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट यानी कि 5 ये पाइथागोरस से भी आ सकता है। अब मेरे से पूछता है 4 न्यूटन वाले फोर्स से कितने एंगल पर होगा, मैंने बोला एफ नेट इधर है तो ये एंगल मुझसे पूछा 10 अल्फा। तो बेटा जहां से पूछा है दूसरा वाला अपॉन पहला वाला, अल्फा आ गया 10 इनवर्स 3/4। आप आंसर यहां पर छोड़ सकते हैं, बट एक नई चीज मैं सिखा देता हूं। जिस तरह से अभी तक आपने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू याद करी थी, अब आपको इसमें एक चीज और याद करनी है 37 डिग्री और 53 डिग्री, इनकी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो काम करती है कि अगर ये 5 है ये 3 है तो यहां पर 53 एंगल होता है 5 और 3 के बीच में, तो 5 और 3 है तो ये 4 हो गया, ये 90 तो ये क्या हो गया 37 डिग्री। कल को आपसे पूछता है 1053 कितना होता है तो आप बता देंगे 4/3। या मैं आपसे पूछ लूं कि sin 53 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए sin 53 होता है 3/5। मैं आपसे पूछ लूं sin 53 कितना होता है तो sin 53 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। मैं आपसे पूछ लूं sin 37 कितना होता है या sin cos 53 कितना होता है तो cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। तो 53 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ लूं sin 37 क्या होता है तो इस ट्रायंगल में देखिए sin 37 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज 3/5। मैं पूछ लूं cos 37 क्या होगा तो cos 37 क्या हो गया 4/5, इस तरह से। तो वैसे आप आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है और आपको पता है कि tan अल्फा 3/4 आया है तो इसको ट्रायंगल में ढाल लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा आपके पास अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये 5 हो गया, 5 और 3 के बीच का हो गया 53 डिग्री तो अल्फा हो गया 37 डिग्री। तो आंसर हो गया 37 डिग्री फ्रॉम 4 न्यूटन फोर्स। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा ये 5 और 3 में 53 का होता है, ऐसा ना हो यहाँ 3 हो ये 2 हो तो आप कर दे 32, नहीं ये मत कर देना, सिर्फ 53 और 37 के केस में। चलिए लिख लीजिए इसको। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसमें कर देता हूं 5k कैप। तो आप डायरेक्शन तो छोड़ो, आप मुझे बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलिए देखिए, अब थोड़ा लॉजिकली सोचना, 3 इधर है 4 इधर है ना, या यूं कर दो 3 इधर है 4 इधर है,
और 5 इधर है। तो आपने ये देखा 3 और 4 का नेट आपने निकाला था, वो आया था 5, ये तो हट गया। अभी बताइए इस 5 और इस 5 में कितना एंगल है? 90 डिग्री, यानी कि आंसर आ जाएगा 5√2। क्योंकि ए और बी का रिजल्टेंट भी तीसरे वाले के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का रूट, यानी कि 5√2, ठीक है। तो लर्निंग क्या है आपकी वो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सीखा हमने? सीखा कि ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकलता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। अगर इसमें तीनों आ जाते हैं 3i कैप, 4j कैप और 5k कैप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, इसको a मान सकता हूं, इसको b, इसको c, फॉर्मूला लिख दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। बट क्या करना है? अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग डालिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए बेसिकली चीज क्या है, हमें क्या होता है, कभी कभी एक फोर्स की स्टडी करनी है या किसी वेक्टर क्वांटिटी की स्टडी करनी है, और वो थोड़ा ना एक्स एक्सिस में जा रहा है, ना वाई एक्सिस में जा रहा है, ना जेड एक्सिस में जा रहा है, तो कई बार एंगल लेने में, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसको हम समझे कैसे, कि कर क्या रहे हैं हम। सपोज करो आपको मेरी स्टडी करनी है, तुम ये पता करिए कि मैं किन दो चीजों से मिलकर के बना हूं, एक मेरी बॉडी, एक मेरी सोल। मेरी सोल की सेपरेट स्टडी कर लीजिए, मेरी बॉडी की सेपरेट स्टडी कर लीजिए। अब इन दोनों स्टडीज को वेक्टर के हिसाब से ऐड कर दीजिए, आपको मेरी स्टडी हो जाएगी। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट हम ये करते हैं। आप अगर इसको और समझना चाहें कि ये क्या चीज है, तो आप समझ लीजिए कि एक बॉडी है जिस पर मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया है, तो बताइए ये बॉडी किधर जाएगी? जिधर फोर्स लगाया है उधर ही जाएगी। थोड़े टाइम के बाद में ये बॉडी मुझे यहां मिल जाएगी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बॉडी एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस नहीं हुई है? बोलो, गई है ना? और क्या ये वाई एक्सिस में नहीं गई है? वाई एक्सिस में भी गई है। बट क्या आपने एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया है? नहीं। क्या आपने वाई एक्सिस में फोर्स लगाया है? नहीं। फिर ये एक्स एक्सिस में क्यों गई? तो ये माना जाता है कि इस फोर्स का कोई ना कोई इंप्रेशन ऐसा है जो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जो इसके अलोंग आ रहा है, और उस कंपोनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने मान लिया वो है एक्स, तो एफ एक्स क्या होगा? फोर्स का अलोंग एक्स एक्सिस में कंपोनेंट। इसी तरह इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा है जो उसको ऊपर खींच रहा है वाई एक्सिस में, उसको मैंने बोल दिया F1। तो मैंने ये मान लिया कि F जो वेक्टर है इसको मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहा हूं, एक इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, एक इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा तो वेक्टर के हिसाब से मैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का रूट कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया। अब बात यह है कि एफ एक्स क्या है, तो आप इस ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है और ये एफ है, और ये एंगल थीटा बन रहा है, तो आप मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि एफ एक्स अपॉन एफ। तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा। सिमिलरली आप मुझे साइन थीटा बताइए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एफ वाई आ गया मेरे पास एफ साइन थीटा। और अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूं तो इधर में लगा दूंगा आई कैप, इधर लगा दूंगा मैं जी कैप। लिख लीजिए इसको सबको।
आइए अब क्या सीखे आप उसको समझ लीजिए। लर्निंग, इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं कि आपको क्या समझना है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट में बांट सकते हैं। अभी अभी आपने देखा कि फोर्स इधर है तो इसके दो इंप्रेशन आएंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं एंगल थीटा यहां से मान रहा हूं तो जिस एक्सिस से, ध्यान से सुनिएगा, जिस एक्सिस से थीटा बन रहा है उधर कंपोनेंट होगा cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला होगा f sin थीटा। सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि एक फोर्स मेरा ऐसे लग रहा है तो मैंने इसके दो कंपोनेंट कर लिए इस तरह से, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अगर ये थीटा है तो ये वाला होगा f cos थीटा, जिस एक्सिस से थीटा बनता है उधर cos थीटा आता है, और दूसरा वाला आएगा f sin थीटा। सपोज करो मैंने एक फोर्स इधर बना दिया है और ये थीटा है, तो बताइए ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा। जिस एक्सिस से थीटा बन रहा है उधर cos थीटा आता है। इस तरह से समझ बनाइए इसको, ये आपको बहुत फायदा देगा लॉज ऑफ मोशन में। जब भी कहीं पर कोई तिरछा फोर्स आ जाए और थोड़ी सी मुश्किलें आपको लगे तो आप कंपोनेंट कर लेगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, करिए इसको, लिखिए। चलिए आइए अब क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है इधर, और ये मान लीजिए 45 डिग्री पर लग रहा है। एक फोर्स इधर लग रहा है 80 न्यूटन का जो यहां से 30 डिग्री पे लग रहा है। आपसे बोला है बताइए इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा और उसकी डायरेक्शन भी बताइए। लिख लीजिए, फाइंड आउट द नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। आइए, इसको कई लोगों ने कई तरीके से ट्राई करा था, तो मैं ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड करता हूं ताकि आपको ये चैप्टर की जड़ें समझ में आ जाए। तो पहले मैंने देखा कि यार ये तिरछे फोर्स हैं, ये 45 डिग्री है, ये 38 है, 30 है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं कंपोनेंट से कैसे करेंगे। जैसे 3 न्यूटन तो इधर ही है, 4 न्यूटन इधर है इसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 का एक कंपोनेंट इधर कर लीजिए 5 cos 45, एक कर लीजिए इधर 5 sin 45। जब आप ये कंपोनेंट कर दो तो इसको भूल जाओ, ये तो तोड़ दिया ना आपने। तो 5 cos 45 होगा 5/√2। सिमिलरली ये भी हो गया 5/√2। तो मैंने इधर मान लिया एक और फोर्स है 5/√2 और इधर भी है 5/√2। क्लियर। अब मैंने बोला 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन यहां पर इस तरह से 30 डिग्री पे लग रहा है। तो मैं इधर से ही कंपोनेंट करना चाहूं तो मैं इधर कर दूंगा 8 cos 30 और इधर आ जाएगा 8 sin 30। तो 8 cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 4√3 और sin 30 1/2, तो ये होता है 4। अब देखो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, 5/√2 और 4/√3, तो नीचे नेट आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 4√3 - 5/√2। 4 और 5/√2 में नेट आ जाएगा आपके पास 4 - 5/√2। क्लियर। अब दोनों किस पे आ गए, 90 डिग्री पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 4√3 - 5/√2 का स्क्वायर प्लस 4 - 5/√2 का स्क्वायर का रूट। ये आ गया मेरे पास नेट फोर्स। मेरे से पूछ रहा है इसकी डायरेक्शन बताओ, तो अगर मैं बोल दूं कि ये यहां से अल्फा एंगल पर है तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा, दूसरा वाला
अपॉन पहला वाला। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कैलकुलेशन तो बाद में देख लेंगे। ये आ गई मेरे पास डायरेक्शन फ्रॉम y एक्सिस। देख लीजिए इसको और लिख लीजिए। फिर मैं इसको करने का और भी मेथड की बात करता हूं, बट देखिए कितना इजीली हो गया ये। आइए, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर कंपोनेंट करे बगैर करते तो कैसे करते, उसको भी देख लीजिए। देखना टफ पड़ता है उसमें। कैसे टफ पड़ता है? पहले तो आप ये समझिए कि 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आएगा, 5। बट वो 5 क्या 45 डिग्री पर आएगा? नहीं आएगा। जैसे मैं बोलता हूं 3 और 4 का 5 जो आएगा उसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, तो tan अल्फा एक्स एक्सिस से पूछा है, तो दूसरा वाला अपॉन पहला वाला। अब अल्फा कितना आ गया जरा देखना, 4/3 और इंटू 5, ये अल्फा है इसके हिसाब से। तो 5 और 3 यानी कि 53 डिग्री। कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए क्या सीन हो गया, 3 और 4 आपने सॉल्व कर लिया, 5 न्यूटन ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ था 45 पर, और यहां से 53 डिग्री पर एक फोर्स और आ रहा है जो 3 और 4 का रिजल्टेंट है, यानी कि 5 न्यूटन, यानी कि इधर आ गया 53 डिग्री, 5 न्यूटन। और 8 न्यूटन का फोर्स यहां लग ही रहा है 30 डिग्री। अब बताइए कैसे सोल्व करेंगे? अब ये बहुत दिक्कत वाला काम हो गया। अब आप या तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल करके इसको सॉल्व करके इसका रिजल्टेंट निकालते हुए घूमो, या 5 न्यूटन और 8 न्यूटन को सॉल्व करो। तो इस तरह से ये हो जाएगा दिक्कत वाला काम, ये आपके पास हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए बेटर आइडिया ये है कि हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर दें जैसे हमने पहले करा था। क्लियर? लिख लीजिए इसको। और आइए अगला क्वेश्चन लीजिए। टू न्यूटन 120 डिग्री एंगल पे लगे। बताइए इसका रिजल्टेंट फोर्स। आप इसको मैं फोर्स मान लेता हूं, क्यों? क्योंकि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बाकी आपको बोल सकता है ये एक वेक्टर है तीनों, कि एक वेक्टर 2 है, एक वेक्टर 2 है, एक वेक्टर 2 है 120 डिग्री पे। बताइए रिजल्टेंट क्या है? आइए, अब आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी दो को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 120 120 इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इनका रिजल्टेंट आएगा 2, है ना? दो वेक्टर्स के बीच में अगर 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट भी सेम आता है। और कितने डिग्री पर आएगा वो? यहां से 60 डिग्री पर। 2 न्यूटन यहां है ही सही, इस वाला को आपने सॉल्व कर लिया, इसको आपने सॉल्व कर लिया, और इनका रिजल्टेंट आया है यहां पर 2 न्यूटन, यहां से 60 डिग्री पे। ये ऑलरेडी 120 डिग्री था, दोनों मिलाकर के हो गए 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो 2 - 2 हो जाएगा, दैट इज 0। यानी कि नेट फोर्स क्या हो गया इसमें? 0। तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए कि 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब आता है? 3 इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब आता है? जब उनके बीच में एंगल कितना हो? 120 डिग्री का। तो लिखिए इस बात को, फिर आप इसको लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। अब इसको लिखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 इक्वल वेक्टर्स, और ब्रैकेट में देना फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट of 3 equal forces is 0, then the angle between the vectors will be 120 degree. Then angle between the vectors will be 120 degree. आइए चलिए और समझते हैं। अब मैं आपको अच्छे से फील दूंगा इसकी, ठीक है? एक क्वेश्चन कीजिए, 2 न्यूटन 4 न्यूटन 4 न्यूटन 120 डिग्री। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत इजी है। आ गया होगा सबके कि अगर 4 और 4 को सॉल्व करूंगा,
इस वाले 4 और इस वाले 4 को सॉल्व करूंगा तो 4 आएगा आंसर। यहां से कितना आएगा 60 डिग्री पर, और इधर कितना लग रहा है 2 न्यूटन 120 पर, दोनों मिलाकर के 180, यानी कि 4 - 2 आंसर इज 2 न्यूटन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको वेक्टर से भी कर सकते हैं, कंपोनेंट से। तो पहला तरीका तो ये, दूसरा कंपोनेंट करके देख लीजिए, जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। 2 न्यूटन तो यही है, तो इसका एक कंपोनेंट में इधर मान लेता हूं इस तरह से, और एक कंपोनेंट में इधर मान लेता हूं, और इसके लिए इधर। जरा सोचिए, ये पूरा 120 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब मैं कंपोनेंट करता हूं, इस 4 का एक कंपोनेंट आएगा 4 cos 30, और इधर आएगा 4 sin 30। अभी 4 न्यूटन मिलेगी किसी काम का नहीं। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 4 cos 30, और इधर आएगा 4 sin 30। अब पिक्चर क्या हो गई, अब पिक्चर ये हो गई कि कंपोनेंट के बाद में 4 cos 30 और 4 cos 30, और इधर की तरफ दो फोर्सेस आ गए 4 sin 30, टोटल मिला करके 8 sin 30। अब 4 cos 30 कैंसिल हो गया, sin 30 कितना होता है 1/2, यानी कि इधर हो गया 4 और इधर हो गया 2, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2 न्यूटन। एक इसको करने का दूसरा तरीका है, लिख लीजिए इसको। तीसरा समझिए, इस मेथड को मैं बोलता हूं फील मेथड। कैसे समझिए, कंपोनेंट हटा दूं, दोबारा बना दूं, है ना। 4 न्यूटन 2 न्यूटन 120 फील कीजिए इसको। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 न्यूटन है वो 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकता हूं 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। अब आपको नहीं लग रहा कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ये फोर्सेस 120 डिग्री पर है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, सिर्फ यही बचा 2 न्यूटन 120 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा 2 न्यूटन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं फील करना, बट स्कूल में मत क्या करना, मैडम को दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। जैसे एक क्वेश्चन कीजिए आप 6 14, और इधर ले लीजिए आप, और इधर ले लीजिए आप 10 न्यूटन 120 डिग्री 10 न्यूटन। बताइए इनका रिजल्टेंट कितना आएगा और कहां आएगा, ये बता दें। चलिए आइए देखते हैं। कैसे भी कर दो, चाहो तो इसके कंपोनेंट पहले कर दो, खत्म, सबका निकल जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, अपने लेवल पे ट्राई कर लेना। ये 30 आ जाएगा तो 14 cos 30 14 sin 30, इसको भी 10 cos 30 लॉग में करा दे। 6 न्यूटन, इसका कंपोनेंट आएगा 14 cos 30, इधर आ जाएगा 14 sin 30, इधर आ जाएगा 10 cos 30, और इधर आ जाएगा आपके पास 10 sin 30। आइए 14, तो ये है 6 न्यूटन, 14 और 10 अपोजिट है, तो 4 न्यूटन ऊपर बच जाएगा, 4 cos 30, 14 और 10 24 sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 12। 4 cos 30 √3/2, 2 कट गया तो ये हो गया 2 √3। 12 और 6, ये आ गया 6, इन दोनों का नेट, और ये 2 √3, तो नेट कितना आ गया आपके पास 6 का स्क्वायर और 2 √3 का स्क्वायर का रूट, ये हो गया 36। इसका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 3 12, कितना आ गया ये 48 न्यूटन, यानी कि 4 √3। यानी कि नेट फोर्स आ गया हमारे पास 4 √3। अगर मैं यहां से एंगल पूछ दूं तो 10 अल्फा 90 डिग्री पर है, दूसरा वाला अपॉन पहला वाला, फिर इसको आप करते रहिए, √3 2 3 6
और ये हो जाएगा 1/√3 और tan अल्फा 1/√3 है तो अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री, tan 30 सॉरी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, नेट फोर्स इज 4√3 एट 30 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। आराम से देखिए, समझिए और फिर बात कीजिए। हाँ, इसको एक तरीके से और करते हैं। देखिए 2-3 तरीके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें इसकी जड़ें कैसे खोलनी है आपको। तो जड़ें खोलनी आनी चाहिए आपको। आइए 6 है ना ये तो 6 ये 10 को लिख सकते हैं हम 4 + 6 और इसको हम लिख सकते हैं 6 + 8। तो आप देख लीजिए 6 न्यूटन 6 न्यूटन 6 न्यूटन कैंसिल हो गया, बचा क्या 8 न्यूटन और 4 न्यूटन 120 डिग्री पे। अब आपको पता है 8 न्यूटन को लिख सकते हैं 4 + 4, तो 4 न्यूटन और ये 4 न्यूटन 120 डिग्री पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट 4 न्यूटन आ जाएगा। ये 4 न्यूटन आ गया, कितने डिग्री पर आएगा 60 डिग्री पर यहां पर। तो ये 4 और ये 4 का मैंने रिजल्टेंट लिख दिया, बट एक 4 अभी भी मेरा बाकी है। क्लियर? अब बताओ दो 4 के फोर्सेस 60 डिग्री पे लग रहे हैं तो आंसर क्या होता है √3 × 4। खत्म। याद कीजिए मैंने लिखा था ना 2f cos θ/2 वाले में कि थीटा अगर 90 डिग्री 120 डिग्री होता है तो f आता है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो √2f आता है, थीटा अगर 60 डिग्री है तो √3f आता है। तो f 4 न्यूटन हो गया। एंगल निकालना चाहो तो भी निकल जाएगा, tan अल्फा निकालना है, निकालना है क्यों, यहां पे 4 बराबर है तो यहां से 30 डिग्री पे आ जाएगा तो एट 30 डिग्री। ये देखिए ये फील है, फोर्सेस की फील है। चलिए तो ये था हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अभी आप यहां तक पढ़ करके इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है पहले। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।